गुड मॉर्निंग। ऑडिबल प्रॉपर है? कमेंट करके बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे वह पार्टनरशिप था। क्या पार्टनरशिप को हम लोग अध्ययन कर रहे थे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप आपको स्टार्टिंग में बता दें कि आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और साथ में आपकी कंपनी का जो चैप्टर रहेगा उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे। तो एवरी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग सारी वीडियो पिछली क्लास में ये सब कर लिए थे, जितने भी स्लाइड हैं वो देख लेंगे। अकाउंटिंग के बारे में हम लोग देखे थे पिछली क्लास में, इसे हम लोगों ने कर रखा है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा रिवीजन स्टार्टिंग कर लेंगे, तब तक स्टूडेंट ज्वाइन हो लेंगे। कितने व्यक्ति चाहिए? कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं। लाभ का विभाजन होना चाहिए और लीगल बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि इलीगल बिजनेस, जैसे बिहार में शराब बंद है और उसके लिए आपने पार्टनरशिप एस्टेब्लिश किया है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, लीगल बिजनेस होना चाहिए। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। और जो पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट है वो 1932 आपको लागू होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम। नेक्स्ट हमने अध्ययन कर लिया था भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की सेक्शन 4 के अनुसार डिफिनेशन दिया गया था, वो हम लोगों ने देखा था। और जो व्यक्ति साथ में इंक्लूड होते हैं उसे क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। और इन दोनों से जो फर्म बन जो पार्टनरशिप बनती है उसे क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए। आपका अनुबंध आपको ओरल या रिटन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। लीगल व्यवसाय होना चाहिए, पारस्परिक अभिकरण यानी म्यूचुअल एजेंसी होते हैं। और लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग ने देखा था, क्योंकि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो लाभ डिस्ट्रीब्यूशन होना अनिवार्य है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे साझेदारी का उत्तरदायित्व। तो कितना लायबिलिटी है? वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने देखा था कि जो मिनिमम जो साझेदार की संख्या 2 है और मैक्सिमम आपको कंपनी एक्ट, देखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में साझेदारी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके जो सेक्शन 464 यानी 464 464 में आपको बताया गया था कि फर्म में अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 100 पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने एट प्रेजेंट टाइप में साझेदारों की संख्या मैक्सिमम 50 रखी है। ये सेक्शन जो कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू केंद्र सरकार को क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है कि वो आप मैक्सिमम 100 रख सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो 50 ही है। तो ध्यान रखेंगे जो मैक्सिमम पार्टनर की संख्या पार्टनरशिप में होंगे वो 50 होंगे। केंद्र सरकार के जो अभी नियम लागू है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं। चलिए, अनुमान आपको होना चाहिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये देख लिए थे। और जो अनुबंध है वो ध्यान रखना, मौखिक या लिखित दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से यही आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे व्यवसाय आपको क्या है? लीगल व्यवसाय होना चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पारस्परिक अभिकरण, एक दूसरे के क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, उत्तरदायित्व होते हैं, एक का काम दूसरे पे प्रभावित पड़ता है। लाभ का विभाजन को हम लोगों ने देखा था कि लाभ विभाजन आपको जो व्यवसाय पार्टनरशिप करेंगे वो उसमें लाभ या हानि का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल की क्लास की वीडियो है साझेदारी का उत्तरदायित्व, यानी साझेदार का जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना, वो हम लोग देखा था कि जो पार्टनरशिप के अंतर्गत या सोल ट्रेड में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और आपको जो साझेदारी पार्टनरशिप है इसमें भी आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। और ध्यान रखेंगे जो भी ऋण यदि फार्म का होगा तो वो व्यक्तिगत जो संपत्ति होगी उससे भी चुकाया जाता है पार्टनरशिप में। लायबिलिटी जो अनलिमिटेड, इसका यही अर्थ है कि आपके पास जितनी भी संपत्तियां हैं पर्सनल
जो एसेट्स हैं उससे भी आपको ऋण को पे करना होगा। ध्यान रखेंगे सभी चीजों को। तो यहाँ तक कल की क्लास में हम लोगों ने किया था और उम्मीद है कि सबको पॉइंट बाय पॉइंट याद होंगे। जितने भी जो पॉइंट अभी हमने पढ़ाया वो सभी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए साझेदारी संलेख है या विलेख भी कहते हैं, इसे साझेदारी संलेख संलेख भी कहते हैं या विलेख भी कहते हैं। इंग्लिश में देखेंगे पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज फ्रेश जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप डीड के बारे में है। अभी तक हम लोगों ने जो रिवीजन किया वो पिछली नोट्स का रिवीजन किया है। चलिए देख लेंगे यहाँ पे साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के बीच समझौते के परिणाम स्वरूप आता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो साझेदारी का जो अस्तित्व है यानी जो आप पार्टनरशिप बना रहे हैं वो किसके बीच उत्पन्न होता है, वो जो समझौते कहते हैं उससे साझेदारी का अस्तित्व उत्पन्न होता है। साझेदार तो दो व्यक्ति साथ में मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, साझेदार होते हैं, साझेदार होते हैं। ठीक है। और ये जो साझेदार जो भी साझेदार आपके ए हैं या बी हैं वो दोनों मिलते हैं तो वो साझेदारी क्रिएट होती है। और इस साझेदारी को जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। यहाँ तक पिछली भी क्लास में इन सभी टॉपिक को देखे थे। तो आगे देखेंगे यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकती है। जो आपकी साझेदारी संलेख है या जो समझौते हैं वो आपको लिखित या मौखिक हो सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग जब भी यह लिखित में होता है तो जिस अभिलेख में साझेदारों के बीच समझौते का विवरण समाहित होता है ऐसे अभिलेख को साझेदारी विलेख कहते हैं या साझेदारी संलेख कहते हैं। यानी पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, जो भी आपने पार्टनर्स एक साथ मिलके पार्टनरशिप किए हैं उसकी जो नियम कानून आप एक पेज पे लिखते हैं या एक नोट्स पे लिखते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। कितना प्रॉफिट लेना है, इतना कैपिटल लाना है, इस तरह से हम लोग व्यवसाय को संचालित करेंगे और साइन सिग्नेचर रहता है। तो यही जो एक नोट पर तो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड होते हैं। तो यहाँ तक समझ गए। जब भी यह लिखित में या तो आपने अभी हमने बताया था कि पार्टनरशिप डीड लिखित या मौखिक दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो जब लिखित होंगे तो क्या होंगे, जो पेज पे लिखा जाएगा, जो बुक में लिखा जाएगा, नोट्स पे लिखा जाएगा उसे ही साझेदारी संलेख कहते हैं। देखेंगे फिर से, जब भी यह लिखित में होता है तो जिस अभिलेख में साझेदारों के बीच समझौते के कारण समाहित हो तो ऐसे अभिलेख को साझेदारी संलेख कहते हैं। जो भी समझौते एक पेज पे लिखते हैं उस पेज को ही क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। आगे देखेंगे साझेदारी विलेख का शर्तों को सभी साझेदारों की सहमति से बदला जा सकता है। साझेदारी जो विलेख है यानी पार्टनरशिप डीड है या साझेदारी संलेख भी इसे कहते हैं, तो वो आप क्या है, जो शर्त होंगे साझेदारी संलेख की जो शर्त है वो सभी साझेदार यानी ऑल पार्टनर के कंसर्न से, जब तक सभी साझेदार सहमत नहीं होंगे आप इसके नियम में बदल नहीं सकते। जैसे लिखित कोई संलेख आपने बनाया था कि 10% प्रॉफिट के साथ हम लोग बिजनेस करेंगे, तो इस परसेंटेज को चेंज करना है तो मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर की सहमति जरूरी है, ये ध्यान में रखेंगे। यानी तीनों का कंसर्न होना जरूरी है, सभी को हाँ कहेंगे तभी ये नियम चेंज होते हैं। हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक बार लिखा गया वो चेंज नहीं होता। तो ध्यान रखेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव में आएगा कि सभी कंसर्न की सहमति होना जरूरी है। कोई भी नियम चेंज करना है साझेदारी संलेख में तो आपको क्या है, सभी साझेदारों की सहमति जरूरी है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जो आपकी डीड है यानी विलेख को स्टैंप अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उचित प्रकार का प्रारूप एवं तैयार किया जाता है। यानी जो भी स्टैंप अधिनियम है साझेदारी संलेख का उसके अनुसार इसे तैयार किया जाता है, रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत कराया जाता है। जैसे भी आप जानते हैं कि आप कोई भी नोट एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साइन सिग्नेचर आपको अथॉरिटी द्वारा कराई जाती है स्टैंप अधिनियम के थ्रू। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेन पॉइंट इसमें था कि जो आपकी साझेदारी संलेख है वो आपको लिखित एवं मौखिक हो सकते हैं। और साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, जिस नोट पत्र में जो शर्तें लिखे जाते हैं उसे साझेदारी संलेख कहा जाता है। यदि साझेदारी संलेख के नियम को चेंज करना है तो सभी साझेदारों का जो है वो सहमति जरूरी होते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? आगे अब हम लोग देखेंगे जो मेन पॉइंट है वो आप लोग ध्यान रखेंगे, पार्टनरशिप आप लोग अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे, साझेदारी अधिनियम के अनुसार समझौता निश्चित रूप से लिखित होना अपेक्षित नहीं है। अभी भी हमने पीछे बताया था कि जो साझेदारी अधिनियम के अनुसार जो समझौते हैं वो निश्चित रूप से लिखित होना अपेक्षित नहीं है। या तो आप ओरल भी रख सकते हैं और लिखित भी रख सकते हैं, लेकिन जो इन फ्यूचर में कोई भी क्या कहते हैं लड़ाई झगड़े होंगे तो उसके लिए आपको लिखित संदेश रहने पे ज्यादा सहूलियत होती है। तो प्रीफर सब लोग करते हैं लिखित संलेख को ही, लेकिन ऐसा कोई आपको पाबंदी नहीं है कि आप लिखित ही रखें। ठीक है, ओरल या रिटेन दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है, सरकारी खाते को प्रभावित करने वाले जो प्रावधान है जिससे आपको क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी प्रावधान है वो हम लोग देखेंगे। जो साझेदारी संलेख के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, पहला जो है यदि पार्टनरशिप बनाए तो लाभ को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया है, ये जानते हैं। तो अब देखेंगे कि लाभ व हानि का विभाजन किस रेशियो में करेंगे यदि आपका जो पार्टनरशिप डीड लिखित में नहीं है। क्या लिखित में नहीं है? लिखित में नहीं है, सिर्फ साथ में मिल गए और बिजनेस स्टार्ट कर दिए। दो पार्टनर ये आपको मिल गए हैं और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई एग्रीमेंट इन्होंने नहीं बनाया। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है, क्या है पार्टनरशिप एक्ट जो है वह 1932 लागू होता है। तो 1932 के अंतर्गत क्या क्या कहा गया है वो हम लोग जो देखेंगे मेजर पॉइंट है। फर्स्ट आपका है कि लाभ व हानि विभाजन अनुपात। क्या है लाभ हानि विभाजन अनुपात को देखेंगे। सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज, क्या पूंजी पे पार्टनर को ब्याज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सी नंबर पॉइंट है आहरण पे ब्याज, यानी आहरण का मतलब है कोई भी पार्टनर्स अपनी निजी उपयोग के लिए कुछ अमाउंट निकालते हैं या कुछ वस्तु निकालते हैं तो उसे आहरण कहते हैं। डी नंबर पॉइंट है लोन की राशि पे ब्याज, यदि कोई पार्टनर्स अपने ही फर्म को लोन देते हैं तो क्या उन्हें ब्याज मिल पाएगा या नहीं। ठीक है, इसी को आगे हम लोग देखेंगे। ई नंबर पॉइंट आपके सामने है, फर्म के कार्यों हेतु पारिश्रमिक यानी रिम्यूनरेशन फॉर फर्म वर्क। यहाँ पे ध्यान रखना फर्म के कार्यों हेतु पारिश्रमिक, यानी कोई भी जैसे दो पार्टनर्स ये आपके हैं, तीन पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स होंगे मैक्सिमम भी जो भारत सरकार के हिसाब से 50 होने चाहिए। तो इनमें से कोई एक पार्टनर ऐसे हैं जो फर्म की कार्य को करते हैं, अपने वहां पे रह के ही फर्म में कार्य करते हैं, और दो पार्टनर्स फर्म में कभी कदार आते हैं। तो ये यहाँ पे है कि वो क्या कहेंगे कि हमें पारिश्रमिक चाहिए, जो भी हम खर्च रहे हैं उसे अलग से चाहिए, तो इसके बारे में देखेंगे जो कि अलग से इन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, लाभ व हानि का विभाजन, इससे भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका है लाभ व हानि विभाजन अनुपात। यदि समझौता विलेख लाभ विभाजन अनुपात पे आसपास है, क्या जो भी आपने पार्टनरशिप बनाए हैं और जो आपका संलेख या विलेख समझौते आपने किए थे उसमें लाभ विभाजन का अनुपात क्या है, आसपास है या मौन है, यानी लाभ विभाजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तब फर्म के लाभ हानि सभी साझेदारों द्वारा बराबर विभाजन किया जाएगा, यानी इक्वल विभाजन किया जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। जो पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत जो समझौते हैं वो क्या है, जो भी समझौते हैं वो मौन है, यानी लाभ विभाजन के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो आपको जो प्रॉफिट है वो इक्वल इक्वल बांटना है, यानी तीनों पार्टनर्स हैं तो सभी को 1:1 रेशियो में ही डिवाइड होगा, 1:1 में डिवाइड होगा, यानी इक्वल इक्वल बांटेंगे। यानी 100 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 50 इसे मिलेगा और 50 इसे मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, चाहे फर्म में उनके द्वारा लगाई गई पूंजी की भागीदारी कुछ भी हो, जैसे मान लेते हैं ये पार्टनर्स हैं और ये पार्टनर, इन्होंने कैपिटल के रूप में कितना लाया, कैपिटल मान लेते हैं ये 100 रुपया लाए हैं और ये कैपिटल 200 रुपया लाए थे। तो इन दोनों का कैपिटल का रेशियो तो अलग है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको कहता है कि यदि साझेदारी संलेख मौन है, साझेदारी संलेख में लाभ विभाजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो आपकी जो कैपिटल का रेशियो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बंटवारा है वो इक्वल करेंगे, प्रॉफिट या लॉस का जो भी बंटवारा है वो इक्वल करना है। यहाँ तक क्लियर है।
तो ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव में आएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है, साइलेंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस अनुपात में होंगे ये दिया रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बराबर रेशियो में बांटा जाएगा। यदि साझेदारी संलेख में कुछ बताया गया है तो वो तो साझेदारी संलेख के अनुसार ही होगा। यदि पार्टनरशिप जो डीड है वो आपको मौन है तो इक्वल इक्वल बांटेंगे, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर बी है आपका पूंजी पर ब्याज। क्या है, जो आपने कैपिटल लगाया है, यहाँ पे देखेंगे पूंजी पे ब्याज को हम लोग देखते हैं। पूंजी पे ब्याज देखेंगे, यदि दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स मिलके क्या है एक फर्म बनाए हैं, तो इन्होंने कितना 100 रुपया और ये 200 रुपया कंट्रीब्यूट ए एंड बी किए थे। अब यहाँ पे देखना है कि कोई पार्टनर्स ऐसे हैं जो फर्म में लगाई गई पूंजी राशि पे कोई भी साझेदार का ब्याज पाने के लिए अधिकृत नहीं है। यदि कोई पार्टनर्स आपको कहते हैं कि हम जो कैपिटल लगाए हैं 100 रुपया, इस पे क्या चाहिए, हमें ब्याज चाहिए, क्या है, इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट एलिजिबल नहीं है साझेदारी संलेख के अनुसार। यदि आपकी डीड मौन है तो ध्यान रखेंगे आप लोग क्या है पार्टनर्स के कैरेक्टर पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। पूंजी पे जो ब्याज है वो अधिकृत नहीं है। चलिए क्लियर है आपको। यहाँ पे देखेंगे पूंजी फंड में लगाई गई पूंजी की राशि पे कोई भी साझेदार ब्याज पाने के लिए अधिकृत नहीं, यानी ब्याज इन्हें नहीं मिलेगा। तो 2 पॉइंट आज हमने देखा अभी कि लाभ हानि विभाजन क्या होंगे, इक्वल होंगे। पार्टनरशिप डीड आपके मौन है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग चलेंगे। चलिए आगे देखेंगे, सी पॉइंट आपको है यानी आहरण। आहरण अभी बताया कि कोई भी पार्टनर्स अपनी फर्म से कोई अमाउंट निकालते हैं तो उसको आहरण कहते हैं, अपनी पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं। तो आहरण पे ब्याज देखेंगे, यदि विलेख यानी जो डीड है, डीड में इसके इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। जो डीड है आपका इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है ड्राइंग पे जो ब्याज है, यानी आहरण पे ब्याज की कोई बात डीड में नहीं की गई है। तो साझेदार द्वारा निकाली गई आहरित राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रखना कि जो भी पार्टनर्स आपके हैं वो क्या क्या है ड्राइंग के हैं, यानी कोई अमाउंट पर्सनल यूज के लिए कम फर्म से निकाले हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो मांगा नहीं जाएगा, इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे पार्टनर्स। उसी तरह से कैपिटल में था भी, कैपिटल को पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, कोई भी अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो क्लियर है, आहरण पे भी ब्याज नहीं लिया जाएगा यदि पार्टनरशिप डीड आपको मौन है। उम्मीद है कि सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आहरण पे ब्याज नहीं लिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको इक्वल इक्वल बांटना है, और आपको अभी हमने पढ़ा था पीछे जो कैपिटल है, कैपिटल पे भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना है फर्म को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि लोन की राशि पे ब्याज। यदि कोई पार्टनर्स अपनी फर्म में ही, मान लेते हैं ये 3 पार्टनर्स आपके थे, 3 पार्टनर्स आपके हैं, ये 3 पार्टनर्स मिलके क्या है एक फर्म बनाए थे, ठीक है। तीनों ने जो कैपिटल है वो कुछ इस तरह से 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। अब कंपनी को कैपिटल की और जरूरत है, यानी फाइनेंस की और जरूरत है, तो ये क्या करते हैं लोन के लिए कहीं से लोन लाते हैं। मान लेते हैं कि ए बी और सी है, मान लेते हैं ये इन्होंने डी से लोन लिए हैं, तो आपको पता ही है कि लोन लेंगे तो इस पे इंटरेस्ट देंगे। ये तो आउटसाइडर पार्टनर, ये तो साझेदारी फर्म के पार्टनर्स है नहीं। यदि ई के लिए तो भी इंटरेस्ट देना। यदि कोई पार्टनर्स, मान लेते हैं ए पार्टनर्स है, इन्होंने भी फर्म को लोन दिया, अपनी जो फर्म है उसे लोन दिया है, क्या ये साझेदार है, उन्होंने अपने ही फर्म को क्या किया, अपने ही फर्म को लोन दिए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अपने फर्म पे जो लोन देंगे इस पे इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, और किस रेशियो में मिलेगा, वो 6% पर एनम के रेशियो से यहाँ पे मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखेंगे वही है लोन की राशि पे ब्याज। यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के उद्देश्य हेतु प्रविधि, यानी यहाँ पे प्रविधि का मतलब लोन राशि लगाता है, क्या है प्रविधि राशि लगाता है, तो वह इस राशि पे ब्याज पाने के लिए अधिकृत होंगे। यदि कोई अपने पार्टनर्स हैं, उन्होंने क्या है फर्म को लोन दिए हैं,
तो उस लोन पे ये ब्याज पाएंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो आहरण कर रहे थे या कैपिटल लगाए हैं तो उस पे इसे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, किंतु जब ये लोन देंगे अपने फर्म को तो इन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे उसे 6% प्रति वर्ष की दर से दे होगा, तो ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव में आपको आते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना प्रतिशत की ब्याज मिलेगा, पार्टनर्स जो फर्म की पार्टनर्स हैं उस पे कितना प्रतिशत के आपको 6% के ब्याज मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 6% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेंगे। तो सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पार्टनर्स की कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, आहरण पे भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, किंतु लोन यदि फर्म को दिया जाता है पार्टनर्स के द्वारा तो उस पे हम लोग कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, 6% के रेट से हम लोग इंटरेस्ट देंगे। ये ध्यान में आपको रखना है। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है कि सारी पॉइंट आपको याद होंगे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह आपको पारिश्रमिक था। क्या था, फर्म के कार्य हेतु पारिश्रमिक, जो भी पार्टनर्स हैं वो फर्म में कार्य करते हैं उसके लिए क्या आने चाहिए, पारिश्रमिक चाहिए, मजदूरी चाहिए। तो देखते हैं कि क्या प्रोविजन किया गया पार्टनरशिप एक्ट में। कोई भी साझेदार फर्म के व्यवसाय चलाने के लिए किसी प्रकार का वेतन या पारिश्रमिक पाने तक का हकदार नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके जो पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं ये आपके 3 पार्टनर्स हैं, चलिए 2 पार्टनर्स ही रखते हैं, ये दोनों पार्टनर्स हैं, एक जो है वो फर्म में काम नहीं करते हैं, क्या फर्म के कार्य में ये ध्यान नहीं देते या नहीं आते हैं, फर्म में क्या है वो नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टनर्स जो ए आपको है वो फर्म के कार्य भी करते हैं और फर्म को ऑपरेट भी करते हैं, क्या है, ये ऑपरेट फर्म को पर्सनली ए ही करते हैं। तो यहाँ पे यदि फर्म ए जो पार्टनर्स ए हैं वो आपको क्या है, वेतन मांगेंगे कि हम कार्य कर रहे हैं, आप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वेतन यहाँ पे दे नहीं होगा, या जो मजदूरी मांगते हैं तो वो दे नहीं होगा। ये ध्यान रखते हैं। कोई भी पार्टनर्स जो आपके होंगे वो एक पार्टनर्स काम करे या सभी पार्टनर्स करे या कुछ पार्टनर करें तो उनको एक्स्ट्रा अलग से पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, जो प्रॉफिट में उन्हें खटना होता है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे कि वेतन या पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं है, यानी उन्हें नहीं मिलेगा जब तक कि इसके बारे में जो साझेदारी संलेख है या पार्टनरशिप जो डीड है, साझेदारी विलेख में कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया हो। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपकी पार्टनरशिप डीड में आप बनाए हैं उसमें बताया गया कि जो कार्य करेंगे उसे पेमेंट मिलेगा तो मिलेगा। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट था, यानी पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया था। तो इन चीजों को हम लोग डील करेंगे। चलिए सबको क्लियर है? उम्मीद है कि सभी को पॉइंट समझ में आया होगा और जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे। आगे देखेंगे अब हम लोग जो अभी हम लोगों ने नियम देखे उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रावधान है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। उपरोक्त प्रावधान के अलावा अभी तक जो हम लोग पढ़ा कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है, कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, तो कैपिटल पे नहीं मिलता, आहरण करेंगे या ड्राइंग करेंगे तो उस पे भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किंतु जब लोन देते हैं तो लोन पे इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से मिलता है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे अब हम लोग देखे थे कि जो वेतन या पारिश्रमिक था वो भी पार्टनर्स को नहीं मिलता है, इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट रहते हैं। तो उसके आगे भी कुछ प्रावधान है उसे भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको सामने क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रावधानों के अलावा भारतीय साझेदारी अधिनियम की स्पष्टीकरण करता है कि साझेदारों के बीच समझौते जो विषय महत्वपूर्ण रखते हैं वो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जो भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू यहाँ पे देखेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको याद रखना है। ये भी पूछ देता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 माने किस वर्ष का है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो प्रावधान देख लेंगे। यदि एक साझेदार फर्म के किसी लेन देन से अपने लिए कोई लाभ प्राप्त करता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे, यदि एक जो साझेदार है फर्म के किसी लेन देन से अपने लिए यानी पर्सनली अपने लिए कोई लाभ प्राप्त करता है या फर्म से संबंधित परिसंपत्ति व्यवसाय इस्तेमाल करता है या उसके लिए फर्म
का नाम इस्तेमाल करता है तो वह लाभ के लिए किसी भी वह फर्म के लिए किसी भी लाभ या भुगतान के लिए उत्तरदायित्व होगा। यहाँ पे देखेंगे कि मान लेते हैं कोई पार्टनर्स हैं, वो आपकी जो ये फर्म है, इस फर्म की कोई संपत्ति या कोई भी इस फर्म के नाम पे कोई भी अलग से कार्य कर लिया, तो इसमें जो प्रॉफिट होंगे या जो भी पेमेंट करना होगा या लॉसेज होंगे वो पार्टनर्स इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी उत्तरदायित्व पार्टनर्स होंगे। ये ध्यान में रखना है। फर्म के बिहाफ में यदि कोई काम किया जाता है या फर्म से जो इस्तेमाल किया गया चीजों से प्रॉफिट होंगे तो जो पार्टनर सभी हैं वो उसके लिए उत्तरदायित्व होगी, यानी वो इसके लिए जिम्मेवार होंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यदि एक साझेदार फर्म के व्यवसाय के समान ही किसी व्यवसाय, मान लेते हैं कोई भी पार्टनर्स हैं वो एक फर्म चलाएं, उसके समान ही किसी व्यवसाय को चलाता है, यानी अन्य एक व्यवसाय और चलाते हैं या वह फर्म से प्रतियोगिता करता है तो वह फर्म के लिए उत्तरदायित्व होगा। यानी आप एक पार्टनर्स हैं और आप फर्म के समान ही एक अन्य व्यवसाय भी कर रहे हैं, यानी अनदर पार्टनरशिप भी किए हुए हैं, तो वह फर्म के लिए उत्तरदायित्व होंगे और उस व्यवसाय से प्राप्त लाभ के लिए फर्म के लिए देय होंगे। यानी ओवरऑल आपको यह कहा गया है यदि आप एक पार्टनर्स हैं और किसी फर्म का एक पार्टनर्स, मान लेते हैं इस फर्म का ए पार्टनर्स है और ए एक अनदर फर्म जो है उसका भी पार्टनर्स है, तो जो भी लाभ होंगे वो इस फर्म के लिए भी उत्तरदायित्व होंगे। यानी इस बिहाफ में, यानी इस फर्म की कोई संपत्ति या इसके समान ही फर्म चला रहे हैं तो यही आपको बताया गया इसमें। यदि एक साझेदार फर्म के व्यवसाय के समान ही किसी व्यवसाय को चलाता है या वह फर्म से प्रतियोगिता करता है, क्या फर्म से प्रतियोगिता करता है, तो वह फर्म के लिए उत्तरदायित्व होगा, वह अपने व्यवसाय से प्राप्त लाभों के लिए भी देय होंगे, क्या होंगे, वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। उम्मीद है कि सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। किन्हीं को कोई डाउट है तो पहले आप कमेंट आप लोग करेंगे, क्लियर है तो बताएंगे। चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे। फिर से चलिए यहाँ पे देखेंगे जो आपको इस जो स्लाइड में वो ओवरऑल कहा गया है कि आप एक फर्म का सदस्य हैं। क्या है, मान लेते हैं आपके पास ये फर्म है, एक सेकेंड, क्या है, आप किसी एक फर्म का सदस्य है। ओवरऑल देखेंगे यदि मान लेते हैं ये आपका एक फर्म है, क्या है, ये आपका एक फर्म है, ए एंड बी क्या है, फर्म है, ठीक है, और एक अनदर फर्म आपके बगल में ही कोई पार्टनरशिप बनाए हुए हैं, इसका फर्म का नाम है ए एंड सी फर्म, क्या है, किसी अन्य नाम से ये है ए एंड सी फर्म, क्या है, ये आपका दो फर्म, इसमें पार्टनर कौन कौन है, ए प्लस बी है, दो पार्टनर, इसमें जो पार्टनर है ए प्लस ए, यानी यही पार्टनर इस फर्म का भी पार्टनर्स है। और यहाँ पे देखेंगे कि इस फर्म की जो कोई संपत्ति यदि ये यूज करते हैं या इस फर्म से क्या है प्रतियोगिता करते हैं तो इसमें जो लाभ होगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इस फर्म में भी आएंगे। यदि कोई पार्टनर पर्सनली इसी फर्म, तो ये वाली पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। यदि कोई पार्टनर्स ए प्लस बी है और इसमें से ए जो पार्टनर है वो व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य करता है तो और वो फर्म की संपत्ति को यूज करता है या फर्म का नाम को यूज करता है, क्या वो फर्म के नाम को यूज करता है, क्या ये फर्म के नाम को यूज करते हैं, ए एंड बी फर्म जो है इसके नाम को यूज करता है व्यक्तिगत रूप से, तो इससे जो वो व्यवसाय करेंगे तो वो फर्म के लिए लाभ जो होंगे वो इस फर्म के लिए भी जाएंगे, यानी जो लाभ होंगे, लाभ या लॉस होंगे वो फर्म के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। चलिए उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलिए बताएंगे कि क्लियर है, यानी ओवरऑल यदि आप एक पार्टनर्स हैं और अलग से भी आप उस फर्म के बिहाफ में व्यक्तिगत रूप से भी कार्य कर रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा वो फर्म को दिया जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेंगे और आपको बताना है जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बताना है राइट है या रॉन्ग है, यस
या नो के रूप में आपको देना है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया या इससे पहले वाली जो क्लास के थे उसकी बारे में आपको कितनी समझ में आया है और कितना याद हुआ है। ध्यान रखेंगे आपको सारे टॉपिक याद होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि सुजीत ने 20,000 रुपये और श्याम ने 50,000 रुपये पूंजी के रूप में लाया है। क्या है? लाए हैं। यहाँ पे अलग कर लेंगे, लाए हैं। सुजीत मुनाफे में बराबर हिस्सा मांग रहा है। अब बताएंगे कि जो कैपिटल सुजीत का है वो आपका 20,000 रुपया है और श्याम का जो कैपिटल है वो 50,000 रुपया। अब आपको बताना है कि जो मुनाफे का जो हिस्सा है वो सुजीत महोदय कह रहे हैं कि हमें इक्वल इक्वल प्रॉफिट चाहिए। तो क्या यह सही है या गलत है? चलिए सही है। ध्यान रखेंगे पार्टनरशिप डीड यहाँ पे आप लोग मानेंगे कि एब्सेंस है जब तक आपको बोला ना जाए। तो सही है, पार्टनर्स के जो प्रॉफिट होंगे वह किस रेशियो में बटेंगे? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होंगे तो इक्वल इक्वल बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैपिटल किसी भी रेशियो में हो, आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, यानी बराबर मांग रहे हैं तो वो सही है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सुजीत एक सक्रिय साझेदार यानी वह व्यवसाय में सक्रिय रूप से फर्म में कार्य करता है। सुजीत एक सक्रिय साझेदार है। वह रुपये का वेतन चाहता है। क्या है? वह रुपये में वह मजदूरी का वेतन चाहता है या वह रुपये का वेतन चाहता है 10,000 रुपये। यहाँ पे है कि वह 10,000 रुपये का वेतन चाहता है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखाएगा। वह 10,000 रुपये का वेतन चाहता है प्रतिवर्ष। कितना चाहता है? प्रतिवर्ष चाहता है 10,000 रुपये का। तो ये सही है या गलत है? ये आपको बताना है। नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा, रॉन्ग है। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो भी यदि पार्टनर्स हैं तो उसे ना तो यह सैलरी दिया जाएगा या ना तो उसका रेमुनरेशन दिया जाएगा। वो जो कार्य करेंगे पार्टनर्स वो प्रॉफिट पे ही कार्य करेंगे। ठीक है, वो व्यापार में पर्सनली कुछ कार्य करते हैं आके, उसके बाद भी उन्हें सैलरी या वेतन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। मोनिका चाहती है कि पूंजी पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष जमा किया जाए। जो कैपिटल आपको है उस पे जो ये इंटरेस्ट चाहते हैं, मोनिका एक पार्टनर्स किसी फर्म का पार्टनर्स है और वो चाहते हैं कि उनकी कैपिटल पे 6% के रेट से इंटरेस्ट मिले। तो क्या यह सही है या गलत है? चलिए मनोज जी आप भी कमेंट करेंगे। जूही परवीन का आंसर आया है, सौरभ जी का भी आंसर आ गया है। क्या है? नहीं मिलेगा। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट की बात होगी, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये ध्यान में रखना है, गलत है। चलिए सभी का जो आंसर अभी तक है वो सभी का सही आया है। तो उम्मीद है कि सभी को पॉइंट समझ में आया है और याद भी हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग रिवीजन जरूर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 6 अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि मोनिका ने फार्म को ऋण दिया था। क्या है? मोनिका एक पार्टनर्स है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मोनिका फार्म का पार्टनर्स है। फार्म में इन्होंने ऋण दिया है यानी लोन दिया है। वह ब्याज 10% का दावा करती है, यानी कुछ समय के बाद वो जो इंटरेस्ट है लोन पे कितना मांग रहा है? लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 10% मांग रहे हैं। तो ये सही है या गलत है? क्या है? जूही परवीन जी का आंसर आया या रॉन्ग है? क्या है? 10% तो नहीं मिलेगा इन्हें। कितना मिलेगा? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो लोन कितना परसेंट मिलेगा इन्हें? 6% मिलेगा। कितना मिलेगा? 6% इन्हें लोन मिलेंगे, ये ध्यान में रखना है। चलिए तो क्लियर है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। भागीदारों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। आपको बताना है कि जो भागीदारों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। एट द प्रेजेंट टाइम देखेंगे कि भागीदारों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। ठीक है, 50 है। एट द प्रेजेंट टाइम जो संख्या अधिकतम वो 50 है। यदि आपको पूछा जाएगा कि कंपनी एक्ट के थ्रू, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अधिकतम संख्या कितने होंगे, तो अधिकतम संख्या 100 होंगे। ऐसे भारत सरकार जब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कितना मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या वो 50 है। पार्टनरशिप की अधिकतम संख्या भी कितने होंगे? 50 होंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, साझेदारों के बीच क्या है, साझेदारों के बीच लिखित समझौते के बिना भी वैध साझेदारी तैयार की जा सकती है। अब आपको बताना है कि जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के बीच में लिखित समझौते के बिना, यानी बिना लिखित समझौते को वैध साझेदारी तैयार हो सकते हैं, सही या गलत, जो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन समझेंगे कि जो पार्टनरशिप बनाए गए हैं उसमें क्या है, कोई भी डीड है वो लिखित रूप में नहीं है। जो ही परवीन जी का आंसर आ गया है कमेंट करेंगे। जो ही परवीन जी का आंसर आया सही है, क्या है, ये सही है। ये आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकते हैं या रिटन भी हो सकते हैं, ध्यान में रखना है। सौरभ जी का आंसर आया सही है। चलिए, तो यहाँ तक सभी क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को सही बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, यदि विलेख मौन है, क्या है, जो भी डिड है, आपका जो डिड है वो मौन है, तो 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पार्टनर द्वारा बनाई गई आहरण पर शुल्क लिया जाएगा। जो भी ड्राइंग किया गया है उस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। तो क्या यह सही है या गलत है, ये आपको बताना है। चलिए, जो ही परवीन जी का आंसर आ गया, सुजीत जी का भी आंसर आ गया, क्या है वह रॉन्ग है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे जब तक आपको साझेदारी संलेख में कुछ कहा नहीं गया। चलिए, तो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, साझेदार के ऋण पर ब्याज 12% वर्ष की दर से जाना है, तो यदि विलेख की दर के बारे में चुप है, यानी जो भी डिड है वो आपको साइलेंट है, तो ऋण पे यदि कोई 12% मांगते हैं तो क्या यह सही है या गलत है। जो ही प्रवीण जी का आंसर है गलत है। चलिए, सौरभ जी का आंसर है गलत है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपको अभी तक हमने दोनों क्लास है उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, लीगल बिजनेस होना चाहिए, और मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे, प्रॉफिट पे लाभ किस रेशियो में बांटेंगे, इंटरेस्ट पे लाभ, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो किस रेशियो में, ड्राइंग पे इंटरेस्ट या वेतन मिलेगा या पारिश्रमिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी से क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे रखें। कल जो क्लास हम लोग करेंगे वो पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट रहेंगे। वहां पे हम लोग देखेंगे कैपिटल के बारे में, जो पार्टनरशिप का कैपिटल किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा या संचालित किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। जो बेसिक जो टॉपिक थी वो हम लोग क्लियर कर लिए हैं। चलिए, तो आगे अब हम लोग क्लास कल करेंगे। किन्हीं को कोई क्वारी है तो वो आप पूछ लेंगे। आप लोग, आपकी कोई भी क्वारी है तो वो आप लोग पूछ लेंगे। किन्हीं को कोई क्वारी है तो पूछेंगे आप लोग। चलिए, तो किन्हीं का क्वारी नहीं आ रहा तो उम्मीद है कि सारे टॉपिक आपको क्लियर है और आप लोग तैयारी करते रहें। विभाग की तरफ से कल न्यूज़पेपर में भी आया था कि आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास को समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। कोई भी क्वारी आपकी नहीं आई है।